बड़ी खबर महाराष्ट्र के बुल्ढाना से आपको बताते, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल हुआ है। बावनबीर गांव में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल हुआ, जहां पथराव हुआ है। कल रात 8 बजे पथराव में 20 से 25 लोगों के घायल होने की खबर है। तनाव के बाद गांव में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। मौके की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नम्रता दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है फोन लाइन पर। नम्रता, अभी फिलहाल क्या स्थिति है वहां की? देखिए, महाराष्ट्र के बुल्ढाना के बावनबीर गांव की ये पूरी घटना है। 20 से 25 लोग इसमें घायल हुए हैं। कल रात 8 बजे के करीब मूर्ति विसर्जन की शुरुआत हुई और जैसे ही ये इलाके में मूर्ति पहुंची, वहां पर कुछ लोगों की तरफ से पत्थरबाजी की गई। लोगों ने बताया कि 500 से 600 लोग वहां पर मौजूद थे, जिसके बाद पत्थरबाजी के चलते 20 से 25 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं और मूर्ति जो है वो खंडित हुई। उसके बाद लोगों ने मूर्ति विसर्जन करने से पूरी तरह से इनकार कर दिया और वहीं पर धरना लेकर बैठ गए। पुलिस और जो लोकल विधायक है उनके समझाने के बाद मूर्ति विसर्जन 4 बजे किया गया आज, लेकिन लगातार लोगों की अपील है कि लोगों पर कार्रवाई हो, नहीं तो गांव वालों की तरफ से बड़ा एक प्रदर्शन किया जाएगा। फिलहाल गांव में शांति है और बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो डिप्लॉय किया गया है। बुल्ढाना में कुछ दिन पहले भी इस तरह की घटना सामने आई थी और एक बार फिर से इस तरह की घटना को देखते हुए बड़ा सवाल जो है वो प्रशासन पर खड़ा हो रहा है। लेकिन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये पूरा बवाल हुआ था। इसमें 20 से 25 लोग जो है वो बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। बावनबीर जो गाँव है उसकी घटना है। यहाँ पर जो मूर्ति विसर्जन है वो दशहरा के एक दिन बाद किया जाता है, यानी कि डेट से किया जाता है और उस दौरान इस तरह की घटना हुई है। पुलिस प्रशासन वहाँ पहले क्यों नहीं मौजूद था, इसको लेकर एक बड़ा सवाल होता है। पहले बहुत धन्यवाद आपका नम्रता इस पूरी जानकारी के लिए। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में उस वक्त माहौल गर्मा गया जब हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपशब्द देने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, जिसके बाद हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने आरोपी युवक के घर के बाहर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। जिस वायरल वीडियो से लोगों की भावनाएं आहत हुई, उसमें एक युवक कुर्सी पर बैठकर हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहा है। इस शख्स का नाम शमशाद अली बताया जा रहा है, जो हिंदुओं को काटने की बात कर रहा है। इस शख्स की भाषा इतनी गंदी और भद्दी है कि हम आपको टीवी पर इसे सुना नहीं सकते, लेकिन जब लोगों ने वायरल वीडियो के जरिए इसे देखा तो उनका पारा चढ़ गया। हमारे सर तन से जुदा करने की बातें करी गई। दूसरा पॉइंट सबसे बड़ा था, उसमें हमारे देवी देवताओं को जो अपमान करा गया, गाली बकी गई, वो मतलब सहन करने लायक नहीं था। बाद में पता चला कि हिंदू देवी देवताओं को गाली देने वाला शमशाद अली छतरपुर की रूबी नर्सरी में काम करता है। जैसे ही इसके ठिकाने का पता चला, हिंदू संगठन से जुड़े हुए कुछ लोग नर्सरी पहुंच गए, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को कॉल किया और वायरल वीडियो को दिखाया। जिसके बाद मौके की नजाकत को देखते हुए पुलिस शमशाद अली को थाने ले गई, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वसंत कुंज थाने के बाहर लोगों ने भारत माता की जय और आई लव जय श्री राम के नारे लगाए। वही हिंदू संगठन से जुड़े लोगों की ये भी शिकायत है कि ये शख्स जिस नर्सरी में काम करता है वो एक मुस्लिम की है, लेकिन नर्सरी हिंदू नाम पर है। अब लोगों ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से इस पर एक्शन लेने की मांग की है। बरेली हिंसा मामले में प्रशासन का एक्शन देखने को मिला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मौलाना तौकीर रजा के करीबियों की अवैध संपत्तियों की पहचान की गई है। 100 से ज्यादा अवैध संपत्तियों की पहचान की गई है। प्रशासन ने कई संपत्तियों को सील भी कर दिया है। बरेली में आज भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अवैध संपत्तियों की पहचान की गई है, उन संपत्तियों के खिलाफ एक्शन शुरू किया गया है और आज भी ये बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा के जो करीबी है, उनकी अवैध संपत्तियों की पहचान कर ली गई है, यानी कि वो प्रॉपर्टीज जो इन लोगों ने अवैध तरीके से हासिल की थी, अवैध तरीके से बनवाई थी, उन तमाम संपत्तियों की पहचान कर उन पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कई संपत्तियों को सील भी किया गया है और आज भी बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। और अब बात करते हैं बिहार के सुपौल की, जहां महज 8 घंटे की बारिश ने विकास कार्यों की पोल खोल कर रख दी। करोड़ों की लागत से बने हॉस्पिटल की हकीकत पानी में डूबी हुई नजर आई। ऑपरेशन थिएटर, डॉक्टर चैम्बर, इमरजेंसी वार्ड रूम, स्टाफ चैम्बर, एक्सरे रूम और प्रसव कक्ष तक कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पानी ना भरा हो। सब जगह पानी लगा हुआ है, क्या कर सकते हैं, देख ही रहे। हॉस्पिटल का एक भी कमरा नहीं छूटा हुआ है, बाकी सब जगह है थोड़ा बहुत। हॉस्पिटल में हालात इतने खराब रहे कि नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों को पानी में बैठकर ड्यूटी करनी पड़ी। मरीज और उनके परिजन परेशानी झेलते रहे।
लोगों ने सवाल उठाया कि 3 वर्ष पूर्व करोड़ों रुपए की लागत से तैयार हुए इस आधुनिक भवन की हालत इतनी जल्दी जर्जर कैसे हो गई। आता है कि 14 करोड़ 36 लाख की लागत से यह वनमंडलीय अस्पताल बना। वहीं दूसरी ओर निर्मली थाना परिसर भी बारिश की मार से अछूता नहीं रहा। थाना प्रभारी के चैम्बर से लेकर पूरे बैरक में बारिश का पानी घुस गया, जिससे पूरा थाना तालाब में तब्दील हो गया। पुलिस कर्मियों को भी पानी में खड़े होकर काम करना पड़ा। नोएडा की एलिवेटेड रोड पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब तेज रफ्तार एक कार खुले हुए नाले में जा गिरी। कार में 2 लोग सवार थे जिन्हें रेस्क्यू करने में क्रेन की मदद लेनी पड़ी। जैसे ही हादसा हुआ, नोएडा सेक्टर 24 की पुलिस तुरंत घटना स्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने शुरू में खुद से कार को निकालने की कोशिश की, लेकिन नाले की गहराई को देखते हुए बाद में रेस्क्यू के लिए क्रेन को बुलाना पड़ा। कड़ी मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से कार और कार में सवार युवक युवती को बचा लिया गया। बताया जा रहा है युवक और युवती फिल्म देखकर लौट रहे थे, तभी इसी दौरान एलिवेटेड रोड के पिलर नंबर 43 के पास उनकी टाटा पंच कार अचानक अनियंत्रित होकर सर्विस रोड के किनारे खुले नाले में जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। गनीमत रही कि दोनों को कोई चोट नहीं आई। ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स को इस बात से मतलब नहीं है कि मरीज की हालत कैसी है। कुछ ऐसा ही मामला एमपी के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में सामने आया, जहां बच्चा 2 घंटों तक अस्पताल के गेट पर ही तड़पता रहा। महिला की रिश्तेदार हाथ में दवाइयों की बोतल उठाए इलाज के लिए करीब 2 घंटे तक खड़ी रही। ये बोतल भी मिन्नतों के बाद एक नर्स ने दया दिखाते हुए लगा दी थी। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से झुलसे बच्चे को पन्ना से रीवा हायर सेंटर रेफर किया गया था, लेकिन यहाँ डॉक्टर परिजनों को एक जगह से दूसरी जगह टहलाते रखे। अस्पताल पहुँचने पर बर्न वार्ड भेजा गया तो डॉक्टर्स ने जलने का केस नहीं होने की दलील देकर वापस लौटा दिया। परिवार वार्ड नंबर 7 पहुँचा तो वहाँ भी इलाज नहीं मिला। हम इसकी पूरी जांच कराएंगे और निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि यह बहुत संवेदनशील मामला है और उसके लिए बाकायदा एक SOP बनी हुई है हमारे कॉलेज में, तो हम उसमें उस जांच कराएंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे। अस्पताल में बच्चे को तब भर्ती किया गया जब परिजनों ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की और मीडिया कर्मियों ने भी मामले में दखल दिया। भर्ती में देरी होने की वजह से बच्चे की तबीयत और बिगड़ गई। अब वो वेंटिलेटर पर है। महाराष्ट्र दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमित शाह की सीएम फडणवीस के साथ अहम बैठक में दोनों ही डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। बंद कमरे में ये बैठक करीब 50 मिनट तक चली, ये सूत्र बता रहे हैं। इस बैठक को लेकर जो जानकारी सामने आई, जो तस्वीर सामने आई है वो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है वो ये कि 50 मिनट तक ये जो बैठक हुई है वो बंद कमरे में चली है। तो महाराष्ट्र दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह और गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम फडणवीस के साथ एक अहम बैठक की है। बंद कमरे में हुई इस बैठक में दोनों ही उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे। वहीं यूपी के संभल में भूमाफिया ने तालाब की जमीन पर 80 से ज्यादा मकान बना दिए और लोगों को मोटी कीमत पर बेच भी दिए, लेकिन अब प्रशासन भूमाफिया और कब्जेदारों के खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब तहसीलदार ने जमीन की जांच की, जिसमें तालाब की 8 बीघा जमीन गायब थी। जिसके बाद राजस्व की टीम मौके पर पहुंची तो तालाब की जमीन गायब थी, उस पर बड़े बड़े मकान बने हुए थे। जिसके बाद कार्रवाई करते हुए 40 से ज्यादा लोगों को नोटिस थमा दिए गए। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि अगर 15 दिन के अंदर मकान खाली नहीं किए गए तो बुलडोजर वाली कार्रवाई होगी। कब्जेदारों का कहना है कि वो कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, नियमित रूप से हाउस टैक्स और बिजली बिल जमा करते हैं। वहीं तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह बता रहे हैं कि टैक्स या बिजली बिल जमा करने से कोई जमीन वैध नहीं हो जाती। तालाब की जमीन सरकारी संपत्ति है, इसे किसी भी व्यक्ति को नहीं दी जा सकती। साथ ही प्रशासन ने ये भी साफ किया कि ये कार्रवाई कोर्ट के आदेश और सरकारी नियमों के तहत की जा रही है, लेकिन नोटिस के बाद लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। और बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको बता रहे हैं, जहां दवा की कई दुकानों पर छापे मारे गए हैं। कई राज्यों में कफ सिरप पीने के बाद हुई मौत के बाद ये छापेमारी हुई है उत्तराखंड के कई मेडिकल स्टोर्स पर भी, और स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां पहुंची है, छापा मारा है। मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित कफ सिरप न रखने के आदेश दिए गए हैं।
बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बिहार के समस्तीपुर में बीजेपी विधायक का विरोध हुआ है। बीजेपी विधायक वीरेंद्र कुमार का छात्रों ने विरोध किया है। प्राइवेट कॉलेज की लाइब्रेरी के लिए फंड देने का विरोध यहां पर छात्रों ने किया है और इन छात्रों की मांग है कि प्राइवेट कॉलेज को फंड देने के बजाय गरीब बच्चों के लिए एक सार्वजनिक लाइब्रेरी खोली जाए। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी दौरान की, जब यहां पर विरोध करते हुए इन छात्रों ने मांग की है बीजेपी विधायक से कि जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए एक सार्वजनिक लाइब्रेरी खोली जाए। वहीं यूपी के हापुड़ में रोडवेज की बस ऐसी बेकाबू हुई कि रेलिंग को तोड़ते हुए हवा में लटक गई। गनीमत रही कि बस में सवार यात्रियों की जान बाल बाल बच गई। वो तो गनीमत रही कि जिस पुल पर यह हादसा हुआ उसके ठीक बगल में एक दूसरा पुल था, जिसके चलते ये बस दोनों पुलों के बीच में फंस गई। बताया जा रहा है कि गढ़मुक्तेश्वर के ब्रिज घाट पर बने ओवरब्रिज पर यह बस तेज रफ्तार में आ रही थी और तभी ओवरब्रिज की रेलिंग तोड़ते हुए हवा में लटक गई। इस बस में 16 यात्री सवार थे जिन्हें बाहर निकाल लिया गया, जबकि ड्राइवर को मामूली चोट आई है। कुछ देर में क्रेन यहां पहुंची और बस को यहां से निकाला गया। ड्राइवर ने बताया कि ब्रेक के नीचे जो ईंट रखी होती है वो ईंट अपनी जगह से हट गई थी, जिसके चलते ब्रेक नहीं लग पाया और हादसा हो गया। ये बस रामपुर डिपो की थी जो मुरादाबाद से दिल्ली जा रही थी। इन दिनों यूपी की सड़कों पर आवारा सांड मौत बनकर घूम रहे हैं। सांड कब, कहां और किस पर हमला कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता। पब्लिक बेबस और लाचार है, लेकिन सरकार आवारा पशुओं को पकड़ने के बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठी है। सीसीटीवी में दिखाई दिया कि मोहल्ले की गली में एक सांड अचानक से घुस आया। एक शख्स काफी देर तक सांड को भगाने की कोशिश करता रहा। हाथ में डंडा लिए ये शख्स सांड को भगाने की हर संभव कोशिश करता रहा, लेकिन सांड भी जिद्दी निकला, टस से मस नहीं हुआ। थक हार कर इस शख्स ने अपने घर का दरवाजा खुलवा लिया ताकि घर के अंदर जा सके, लेकिन सांड तो कांड करने के इरादे से ही गली में घुसा था। जैसे ही शख्स ने घर के अंदर जाने की कोशिश की, सांड एकदम से भड़क गया और एक जोरदार सींग मारकर शख्स को औंधे मुंह गिरा दिया। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, सांड और ज्यादा हिंसक हो गया और एक के बाद एक कई सींग मारकर शख्स को बुरी तरह घायल कर दिया। यही सांड फिर गली से निकलकर इस बार सड़क पर आ गया। इस बार आकाश नाम के युवक ने मोर्चा संभाला और डंडा लेकर सांड को भगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन सांड तो थोड़ी देर पहले ही कांड करके आया था। जैसे ही युवक सांड के सामने आया, एक जोरदार टक्कर मारकर उसने आकाश को कई फीट हवा में उछाल दिया। आकाश ने कार की ओट में छिपकर किसी तरह अपनी जान बचाई। फिलहाल सांड के इस हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका घर पर ही इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में कोचिंग सेंटर में जोरदार धमाका हो गया। इस धमाके में 2 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि कुछ स्टूडेंट समेत 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाका ऐसा था कि कोचिंग सेंटर में रखा सामान तितर-बितर हो गया और जो लोग इस धमाके की चपेट में आए, उनके शरीर के टुकड़े कई मीटर दूर तक जाकर गिरे। इसके अलावा धमाके से बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि धमाके के दौरान बिल्डिंग का कुछ हिस्सा 80 मीटर दूर तक जाकर गिरा। जिस बिल्डिंग में धमाका हुआ उसकी पहली मंजिल पर लाइब्रेरी थी और दूसरी मंजिल पर कोचिंग क्लासेस चल रही थी। बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग के बेसमेंट में जो सेप्टिक टैंक था उसमें मीथेन गैस का रिसाव हुआ और जोरदार धमाका हो गया। यह घटना कादरी गेट के सातनपुर मंडी रोड पर हुई है। राजस्थान के डूंगरपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने अपनी पत्नी की पहले हत्या की और फिर शव को दुकान के तहखाने में छिपा दिया। 6 दिन तक लाश ऐसे ही तहखाने में पड़ी रही, लेकिन 7वें दिन आरोपी अरविंद को न जाने क्या सूझा। वो सीधे पुलिस स्टेशन गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। शुक्रवार की शाम जैसे ही तहखाना खोलने के लिए पुलिस पहुंची तो मौके पर लोगों का जमघट लग गया। बवाल की आशंका को देखते हुए 4 थानों की पुलिस फोर्स को मौके पर तैनात किया गया था। करीब 1 घंटे तक की खुदाई के बाद पुलिस ने महिला की लाश निकाल ली और सीधे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस बीच शव निकालने के लिए ससुराल और मायके पक्ष के बीच विवाद हो गया। हालांकि पुलिस ने बीच बचाव कर मामले को शांत किया। पुलिस जांच में सामने आया कि पत्नी चेतना कई बार अलग अलग लोगों के साथ घर छोड़कर चली गई थी। हाल ही में 20 सितंबर को भी वो किसी के साथ भाग गई थी।
लेकिन इस बार जब वो घर आई तो 27 सितंबर की रात पति ने चेतना की हत्या कर दी और शव को तहखाने के अंदर छिपा दिया। कफ सिरप मामले पर एक्शन में है केंद्र सरकार। आज इसी मामले को लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। शाम 4 बजे हेल्थ सेक्रेटरी ने ये बैठक बुलाई है। बैठक में सभी राज्यों के हेल्थ सेक्रेटरी शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक की जाएगी। सभी राज्यों के ड्रग कंट्रोलर भी इस बैठक का हिस्सा होंगे और शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक की जाएगी, जिसमें इस मामले में क्या आगे रणनीति हो सकती है, क्या कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा की जाएगी। और हम यहां केंद्र सरकार को एक्शन में देख रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरह से कफ सिरप पीकर कई बच्चों की जान चली गई और अब ये एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जिस बैठक में सभी राज्यों के हेल्थ सेक्रेटरी और ड्रग कंट्रोलर भी शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक की जाएगी। शाम 4 बजे है इस बैठक का और हेल्थ सेक्रेटरी ने ये बैठक बुलाई है। इस पूरे मामले में अब केंद्र सरकार बहुत सक्रिय दिखाई दे रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छिंदवाड़ा में एक डॉक्टर भी गिरफ्तार हुआ इस मामले में, जिसने कफ सिरप को प्रिस्क्राइब किया था। उत्तराखंड में मेडिकल स्टोर्स में छापेमारी चल रही है। चलिए बढ़ते आगे, बात उत्तराखंड की कर लेते हैं, जहां के हरिद्वार में इन दिनों हाथियों की दहशत देखी जा रही है। जंगल से निकलकर हाथी रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं, जिससे ग्रामीणों की जान खतरे में है। 6 हाथियों का झुंड जैसे ही शहर में घुसा वैसे ही अफरा तफरी मच गई। एक के बाद एक हाथी जब चिंघाड़ते हुए आगे बढ़े तो ग्रामीण भी सहम कर छिपते नजर आए। रोड पर चल रहे लोगों ने अपनी गाड़ियां रोक दी। काफी देर तक शहर में घूमने के बाद हाथियों का झुंड सड़क किनारे खड़ा हो गया। इस दौरान वहां पर मौजूद लोगों ने जब शोर मचाया तब जाकर कहीं हाथी वहां से चलते बने। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग की लापरवाही से उनकी जान को खतरा बना हुआ है। कई बार की शिकायत के बाद भी कर्मचारी ध्यान नहीं देते। आज देश में कई जगहों पर आग का तांडव दिखा है। वाराणसी में जहां काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर कल आग लग गई थी, तो महाराष्ट्र के सोलापुर में केमिकल कंपनी की बिल्डिंग जलने लगी। उस बिल्डिंग से निकलती आग की लपटों ने लोगों को डराना शुरू कर दिया। बताया गया कि आग के वक्त कंपनी में 100 से ज्यादा मजदूर फंस गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। इसी तरह वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंडो लैब में आग लग गई। बारिश के बाद जमीन पर भरे पानी से लड़ते हुए फायर ब्रिगेड की टीम आग तक पहुंची। खिड़की से निकल रही आग की लपटों को शांत किया गया। यही हाल हैदराबाद का भी रहा। वहां लोथुकुंटा के पास साइकिल दुकान में आग लग गई, जिसकी जद में आने से 8 दुकानें एक साथ जली। तमिलनाडु के थेनी में अक्टूबर के महीने में भारी बारिश ने जिंदगी पटरी से उतार दी है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। क्योंकि तेज बारिश के बाद पहाड़ों से गिर रहे कई झरने उफान पर आ गए हैं। पानी जिस रफ्तार से नीचे गिर रहा है उसे देखकर लोग खौफजदा हैं। तस्वीरें तमिलनाडु के थेनी के मेघमलाई झरने की हैं, जिसने मूसलाधार बारिश के बाद विकराल रूप ले लिया है। आसपास रहने वाले लोग दहशत में हैं, क्योंकि थेनी में बाकी झरनों का भी हाल ऐसा ही है, जिसकी वजह से कई गांवों में पानी घुस गया है और लोगों की जिंदगी पर संकट खड़ा हो गया है। कानपुर के थाना संचेड़ी क्षेत्र से बीजेपी नेता की दबंगई का वीडियो सामने आया। यहां बीजेपी के जिला मंत्री अमितेश शुक्ला को रामलीला कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर बुलाया गया, लेकिन कार्यक्रम में उनकी हरकतों पर आयोजकों ने ऐतराज जताया तो वो गुंडई करने लगे। दरअसल रामलीला मंचन के बाद डांस प्रोग्राम शुरू हुआ तो अमितेश शुक्ला डांसर पर रुपए लुटाने लगे, जिस पर आयोजकों ने आपत्ति जताई तो अमितेश शुक्ला एक आयोजक के साथ गाली गलौज करते हुए पिस्टल दिखाकर धमकाने लगे। वहीं बीजेपी के धमकीबाज नेता का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने बीजेपी नेता अमितेश शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही पिस्टल भी बरामद कर ली है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से 2 समुदाय के बीच तनाव की खबर आई। आरोप है कि मंदिर में एक युवक ने भगवान का अपमान किया। मामला बिलासपुर के अशोकनगर इलाके का है, जहां लाठी डंडे लेकर घरों से निकले हिंदू समुदाय के लोगों का गुस्सा भड़क गया। लोग एक घर में तोड़फोड़ करते दिखे। इस तनाव की वजह बना है एक मुस्लिम युवक, जिस पर शिवलिंग के अपमान का आरोप लगा है। ये बात इलाके में तेजी से फैल गई। बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग सड़क पर उतर आए। इस तनाव की वजह से इलाके में कई घंटे तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। मामला बिलासपुर के अशोकनगर इलाके का है। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है।
26 सितंबर को बरेली में हुए बवाल के बाद से ही वहां बुलडोजर एक्शन जारी है। आज फिर एक बार बरेली के बाजार में बुलडोजर चला। इस बार बरेली में बवाल करने के आरोपी तौकीर रजा के खास डॉक्टर नफीस की संपत्ति को गिराया गया। नफीस के अवैध बारात घर को प्रशासन के बुलडोजर ने कुछ घंटों के अंदर ही जमींदोज किया। सबसे पहले मेन गेट के आगे लगे गोल्डन बोर्ड को गिराया गया। बोर्ड गिराने के बाद बारी थी मेन गेट की, जिस पर ताला लगे होने के बाद भी बुलडोजर उसे तोड़कर अंदर चला गया। अंदर जाकर भी प्रशासन की टीम ने अवैध हिस्सों को नहीं बख्शा। बुलडोजर से खोद खोद कर शादी घर की दीवारों को तोड़ा गया। इस काम के लिए बरेली प्रशासन अपने साथ 3 बुलडोजर लेकर आया था। और इस रजा बारात घर पर लगातार प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। लगभग 40 मिनट से लगातार 2 बुलडोजर इस बारात घर को ध्वस्त कर रहे हैं। प्रशासन अभी भी बरेली में हंगामा करने वालों की अवैध संपत्तियों को पहचान कर उन्हें तोड़ रहा है। बरेली के बवाल में अब तक 84 लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन अभी भी प्रशासन रुका नहीं है। अतिक्रमण हटाने के नाम पर प्रशासन ने बवाल कराने के आरोपी नफीस के शादी घर को तहस नहस कर दिया। तौकीर रजा के करीबी डॉक्टर नफीस के बारात घर को हथौड़े से तोड़ा गया। हथौड़े का जोर सिर्फ दीवारों पर नहीं बल्कि शादी घर के अंदर रखी टीवी पर भी दिखा। बवाल करने वाले आरोपियों की अवैध संपत्ति को तोड़ने के लिए नगर निगम और बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी अपने साथ भारी भरकम पुलिस फोर्स लेकर पहुंची थी। बावजूद इसके कैमरे के सामने अधिकारियों ने इस कार्रवाई को बरेली के बवाल से अलग बताया। लेकिन बवाली से हम लोगों को कोई मतलब नहीं, हम लोग वीडियो की रोटेशन भी कर रहे हैं। डॉक्टर नफीस के शादी घर के साथ ही बरेली की गलियों में भी आज बुलडोजर चलता रहा। तो बरेली में धार्मिक और सियासी बवाल मचा हुआ है। इस बीच एसपी डेलीगेशन ने जब बरेली कूच की कोशिश की तो पुलिस ने पार्टी के नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया। अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी का 14 सदस्यीय डेलीगेशन लखनऊ से सुबह 8 बजे बरेली निकलने वाला था, लेकिन जैसे ही इसकी खबर पुलिस को मिली, फौरन नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बरेली में बेगुनाह लोगों को जेल भेजा गया है और इसी की तहकीकात करने के लिए अखिलेश यादव ने डेलीगेशन तैयार किया है। इसी तरह संभल में भी समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर के बाहर पुलिस तैनात हो गई और उन्हें भी बरेली जाने से रोक दिया गया। बरेली जाने की तैयारी इकरा हसन, हरेंद्र मलिक और मोहिबुल्ला नकवी भी कर रहे थे, लेकिन तीनों को गाजियाबाद से आगे नहीं बढ़ने दिया गया। अब समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बरेली का सच बाहर ना आ जाए, इसके लिए सरकार इस तरीके के हथकंडे अपना रही है। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई इन दिनों 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मॉरिशस गए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने बुलडोजर जस्टिस की निंदा करते हुए कुछ ऐसा कह दिया कि भारत में विपक्ष को सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का नया मौका मिल गया। दरअसल चीफ जस्टिस ने कहा था कि भारतीय न्याय व्यवस्था बुलडोजर के शासन से नहीं बल्कि कानून के शासन से संचालित होती है। गवई ने यह भी कहा कि सरकार एक साथ जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती। इधर बी.आर. गवई के बयान पर भारत में सियासत तेज हो गई है। कोई जल्लाद बन जाए और बुलडोजर की बात करे तो ये उचित नहीं है। इसी के लिए उन्होंने सरकार को आईना दिखाया है और ये बहुत बड़ी टिप्पणी उन्होंने की है। इससे सरकार को सबक लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने भी चीफ जस्टिस के बयान के बहाने योगी सरकार को घेरा है। जो बुलडोजरी न्याय है, जिसको उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जिसको न्याय का आदर्श समझ रही है, उस पर बहुत ही गहरी टिप्पणी करा है सीजीआई साहब ने। चीफ जस्टिस का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब अब से कुछ महीनों बाद ही बिहार में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में विपक्ष को सरकार पर हमले का एक और मौका मिल गया है। पूरे देश में इन दिनों आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स को लेकर विवाद हो रहा है। इस विवाद में अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री भी कूद पड़े हैं। 5 दिन की हनुमंत कथा करने रायपुर पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि आई लव मोहम्मद बुरा नहीं है, लेकिन छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। आई लव मोहम्मद बुरा नहीं है, लेकिन आई लव महादेव ही चलेगा। छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री यही नहीं रुके, उन्होंने सिर तन से जुदा करने वालों को भी सीधी चेतावनी दे डाली। सर तन से जुदा करने अरे आइडिया कानून छोड़ेगा, हिंदूवादी विचारधारा के लोग। इससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचे, समर्थकों ने जय श्री राम के उद्घोष से उनका भव्य स्वागत किया।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने ऑटो ड्राइवर्स के लिए ऑटो ड्राइवरला सेवालो योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत अब 3 लाख ऑटो और कैब चालकों को सालाना 15,000 रुपए दिए जाएंगे। इससे पहले खुद मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, डिप्टी सीएम पवन कल्याण और मंत्री नारा लोकेश ऑटो की सवारी करते नजर आए। इस दौरान सड़क के दोनों ओर समर्थकों की भारी भीड़ जुट गई। हर कोई अपने पसंदीदा नेता की सिर्फ एक झलक पा लेना चाहता था। नारा लोकेश तो कार्यक्रम स्थल से पहले ऑटो ड्राइवरों से बातचीत भी करते नजर आए। सभी ऑटो लाभार्थियों की पहचान की जा चुकी है और योजना के लिए 436 करोड़ का बजट तय किया गया है। ये पैसा सीधे ऑटो चालकों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप ने कहर बरपा रखा है। अकेले मध्य प्रदेश में इस सिरप के चलते 11 बच्चों की मौत हो चुकी है और अब जाकर राज्य सरकारों का इस मामले को लेकर ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश कोल्ड ड्रिंक सिरप पर लगा बैन। राजस्थान में ड्रग कंट्रोलर निलंबित। तमिलनाडु कोल्ड ड्रिंक सिरप का उत्पादन बंद। एमपी और राजस्थान में सिरप पीने से हुई मौतों के बाद आखिरकार सिस्टम जागा और एक्शन शुरू हुआ। पहले एमपी सरकार ने कोल्ड ड्रिंक सिरप पर बैन की घोषणा की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं जिन कफ सिरप के मामले में विपरीत प्रभाव की जो सूचना मिली थी और उनको पूरी तरह से बैन किया गया है। एमपी में कातिल सिरप पर बैन लगा और इसकी बड़ी वजह बनी तमिलनाडु से आई वो जांच रिपोर्ट जिसमें कई बड़े खुलासे हुए। रिपोर्ट के मुताबिक कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप में 48.6% डाइइथिलीन ग्लाइकॉल मिला जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक एक जहरीला पदार्थ है। एमपी और तमिलनाडु सरकार ने तत्काल प्रभाव पर बैन लगाया तो राजस्थान सरकार ने भी कार्रवाई करते हुए ड्रग कंट्रोलर, एक चिकित्सा अधिकारी और फार्मासिस्ट पर एक्शन लिया। जल्द ही राजस्थान में इस कातिल सिरप पर पूरी तरह बैन लग सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के युवाओं को बड़ी सौगात दी है। पीएम ने युवा संवाद कार्यक्रम के दौरान 62,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने जननायक शब्द को लेकर कांग्रेस पर हमला किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व को सराहा और इस दौरान उन्होंने इशारों में राहुल गांधी को जननायक वाले मुद्दे पर घेर लिया। कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक ये सोशल मीडिया की ट्रोल करने वाली टीम ने नहीं बनाया। कर्पूरी ठाकुर को जननायक बिहार के जन ने बनाया। आजकल लोग ये जननायक की भी चोरी करने में लगे हैं। दरअसल कांग्रेस का सोशल मीडिया विंग राहुल गांधी को जननायक बताता है और यही वजह है कि पीएम ने इस शब्द के जरिए राहुल गांधी पर निशाना साधा। इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार भी वर्चुअली जुड़े थे और अब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नीतीश कुमार करीब 40 सेकंड तक हाथ जोड़े हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद आरजेडी एक बार फिर मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य पर सवाल उठा रही है। बिहार में कुछ ही दिन में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने पटना में 12 राजनीतिक दलों के साथ चर्चा की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राजनीतिक दलों ने कई सुझाव दिए। बीजेपी की तरफ से दिलीप जायसवाल ने जहां चुनाव को 2 चरणों में कराए जाने की मांग की तो जेडीयू ने मांग उठाई कि इस बार के चुनाव 1 चरण में ही पूरे कराए जाने चाहिए। वहीं आरजेडी का कहना था कि चुनाव 2 चरण में ही होने चाहिए। सभी दलों ने एक सुर में कहा कि छठ पर्व के बाद जितनी जल्दी चुनाव हो सके करवाया जाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वोट कर सकें। बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि जो मुस्लिम महिलाएं नकाब पहनकर आती हैं उनके चेहरे का मिलान महिला पुलिसकर्मियों से कराया जाए। वहीं आरजेडी ने कहा कि एसआईआर के तहत जिन विदेशी या घुसपैठियों के नाम काटे गए हैं उन्हें चुनाव आयोग सार्वजनिक करे। अब चुनाव आयोग की टीम 5 अक्टूबर को वापस दिल्ली रवाना हो जाएगी जिसके बाद कभी भी तारीख की घोषणा किए जाने की उम्मीद है।